पहले लेक्चर के बाद आप लोगों ने फीडबैक दिया था, उसके आधार पे आप लोगों ने, कई लोगों ने बोला था कि एक्सप्लेनेशन पे ज़्यादा जोर दीजिए, तो वही हम कर रहे हैं। आप सेकेंड वीडियो थ्योरी वाला भी देखे हुए कि एक्सप्लेनेशन पे हमने बहुत ज़्यादा जोर दिया है। इसमें भी हम एक्सप्लेनेशन आपको ज़्यादा से ज़्यादा देंगे, क्योंकि एमसीक्यू तो आपको मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा। तो मेजर जो फोकस करना है आप लोग को, उन बातों पे फोकस करना है जो यहाँ पे नहीं दिया होता है, ठीक है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पे फोकस करना है, और लिंकेजेज हम लोग कैसे करते हैं वो थोड़ा ध्यान देना। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए जीएस जो 40 मार्क्स है उसका प्रिपरेशन करें, और एमसीक्यू का पार्ट 2 है मॉडर्न हिस्ट्री का। मॉडर्न हिस्ट्री का 2 वीडियो ऑलरेडी आ चुका है थ्योरी में। ये ऑब्जेक्टिव का सेकेंड वीडियो है, तो हम थ्योरी ऑब्जेक्टिव ऐसे कर देंगे। कंप्यूटर में भी थ्योरी ऑब्जेक्टिव करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सोर्स जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो है घटना चक्र का पूर्वावलोकन। तो इससे बेहतरीन सोर्स नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, तो इन क्वेश्चन की ऑथेंटिसिटी पे कोई हाथ नहीं उठा सकता, ठीक है ना, उंगली नहीं उठा सकता। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ये ऑलरेडी थ्योरी वाले पार्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं। पहला क्वेश्चन है द प्रोटेस्ट मेथड ऑफ मॉडरेट्स लीडर। देखो 2 ग्रुप बन गया था 1905 आते आते, 2 ग्रुप बन गया था। एक थे नरमपंथी, जिसको हम बोलते थे मॉडरेट्स, इसके लीडर थे गोपाल कृष्ण गोखले। और दूसरे थे गरमपंथी, जिसके लीडर थे बाल गंगाधर तिलक। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। तो दोनों का तरीका अलग अलग था। नरमपंथी का तरीका था कि कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, कि ब्रिटिशर्स को प्रेयर करके मनाते हैं। इनको ब्रिटिशर्स के अप्रोच को बस बदलना था, ब्रिटिशर से इनको इशू नहीं था। से ब्रिटिशर से ये मांग करते थे कि हमको भी थोड़ा आप सपोर्ट कीजिए, हमें भी आप एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्लूड कीजिए, ये सब बातें। बट गरमपंथी ऐसा नहीं चाहते थे। गरमपंथी क्या करते थे? गरमपंथी बस बोलते थे कि जो नरमपंथी ऐसे कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, साल में 3 दिन के लिए मीटिंग कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। तो गरमपंथी का क्या तरीका था? पैसिव रेसिस्टेंस। गरमपंथी का क्या है? पैसिव रेसिस्टेंस। और ये दोनों तरीका किनका है? महात्मा गांधी जी का तरीका है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन का मतलब असहयोग आंदोलन कब किया था गांधी जी ने? 1920 में किया था। और सिविल डिसोबीडियंस का मतलब क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये कब किया था? 1930 में किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का पहला इंसिडेंट क्या था? सॉल्ट मार्च, यानी साल्ट सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह जिसको बोलते हैं वो है। तो क्लियर है ना, सब समझ गए। और ये दो मॉडरेट्स के बीच, और यानी नरमपंथी और गरमपंथी का बिखराव टूट कब गया? 1907 में टूट गया, सूरत में टूटा, जिसको हम सूरत स्प्लिट बोलते हैं। और जुड़ा कब? जुड़ा 1916 में जुड़ा। कहाँ पे? लखनऊ में जुड़ा, लखनऊ पैक्ट, ठीक है। लखनऊ पैक्ट अलग है, लखनऊ मर्जर अलग है, दोनों आपको बता चुका हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए यहाँ पे हिंदी में मैं लगाना पिछले क्वेश्चन में भूल गया था। देखो यहाँ पे है राजा वामबध्य आंदोलन, ठीक है ना, ये थोड़ा सा अब ध्यान रख लेना। ये दोनों तो महात्मा गांधी जी का था, ये किसका? गरम दल का था। चलिए अगला क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट, मतलब किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस में 2 टुकड़े हो गए, एक मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट। ये कब हुआ? जब भाई 1905 में, जो कि आपको डेट पता होगा, फाइनल डेट कब है? 16 अक्टूबर 1905, बंगाल के विभाजन का। बंगाल के विभाजन में सबसे इम्पोर्टेंट रोल कौन था? लॉर्ड कर्जन। कौन? लॉर्ड कर्जन, याद रखना है। तो उस समय कौन सा मूवमेंट चलाया गया? स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया और बाइकॉट मूवमेंट चलाया। स्वदेशी और बाइकॉट मूवमेंट, यानी अपने देश का यूज करो, बहिष्कार करो पुराने समाज का। क्विट इंडिया, ये तीनों मूवमेंट तो किसके द्वारा चलाया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा। क्विट इंडिया मूवमेंट का रेजोल्यूशन कब पास हुआ? 7 अगस्त 1942, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस का 1930, नॉन कॉपरेशन का 1920, असहयोग का 1920, इसका 1930, इसका 8 अगस्त 1942। क्लियर। अगला क्या है? मोस्ट ऑफ द मॉडरेट्स, यानी नरमपंथी नेता ज़्यादातर कहाँ के थे? भाई वो पढ़े लिखे लोग थे। पढ़े लिखे लोग कहाँ के थे?
शहर के पढ़े लिखो, जो मेट्रो सिटी था, मेट्रोपॉलिटन एरिया था, वहाँ से बिलोंग करते थे। कोई बैरिस्टर थे, कोई और पोस्ट पे थे, डॉक्टर, इंजीनियर, जर्नलिस्ट, या ऐसे पीपल जिनको समझ थी। जैसे एग्जांपल लेते हैं दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, वोमेश चंद बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये सब बहुत हाईली 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 पढ़े लिखे लोग थे। तो ये सब शहरी क्षेत्रों से बिलोंग करते थे, अर्बन एरिया। अगला क्वेश्चन है, किन्होंने हुई ऑफ द फॉलोइंग, जो कि कंटिन्यूसली मांग कर रहे थे 1904 से, किस चीज़ का, किस चीज़ पे इम्फेसाइज कर रहे थे? सेल्फ रूल ऑफ इंडिया, सेल्फ रूल टू इंडिया। इंडिया में स्वशासन पे सबसे ज़्यादा जोर 1904 के बाद किसने दिया? ये थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी देखो 1904 में उन्होंने सबसे पहले स्वराज वर्ड कब किया, स्वराज का डिमांड कब किया? एक इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस हो रहा था। क्या हो रहा था? इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस। यानी आपको मैं बताऊं, इससे पहले इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस, आपको लगता होगा कि सबसे पहले उन्होंने 1906 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्षता संभाली तब बोले, नहीं, उससे पहले 1904 में एक मीटिंग हुआ था ना, वहीं पे उन्होंने स्वराज यानी स्वशासन की बात की थी। बाद में जब अपने प्रेसिडेंट थे तब तो भयंकर मांग की है। किसकी मांग की? स्वराज। स्वराज का मतलब सेल्फ रूल यानी स्वशासन। क्लियर? स्वशासन की मांग करते थे। दादा भाई नौरोजी के बारे में हमने बहुत कुछ देखा है। पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, आपको याद है ना 1909 में। वेज एंड मीन्स टाइप के किताब है, वो भी उन्होंने ही लिखा था। हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर चुने गए थे, हाउस ऑफ कॉमन्स। उसके अलावा उनके बारे में बताया जाता है कि ये ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, भारत के जो ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी भारत की जो कमाई इंग्लैंड की तरफ ड्रेन बह रही थी, उन पे उन्होंने काफ़ी कुछ बोला था। और साथ ही साथ इनको बोला था अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया, अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया। उसके अलावा इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला था, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। 1906 के सेशन में इन्होंने अध्यक्षता की, जिसके कारण 1906 में कांग्रेस टूटा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट थी दोनों की नज़र में इनकी। अगला क्वेश्चन करते हैं, Which one of the following is not a extremist? इसमें से कौन से एक्सट्रीमिस्ट नहीं थे? देखो, ये मदन लाल मतलब मदन लाल धिंगरा की बात कर रहे हैं। मदन लाल धिंगरा और उधम सिंह, मदन लाल धिंगरा, उधम सिंह, ये तो बहुत फेमस पर्सनालिटी है। ठीक है, उधम सिंह एक्चुअली पता है किसको मारे? आपको पता होगा, थोड़ा बहुत अगर पता है तो 1919 में 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था पंजाब में। ठीक है ना, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो उस समय का गवर्नर हुआ करता था डायर। ठीक है ना, क्या नाम था उसका? माइकल ओ डायर। ये जनरल डायर नहीं है, जनरल डायर तो गोली चलवाया था। उस समय पंजाब का गवर्नर कौन था? माइकल ओ डायर। माइकल ओ डायर को इंग्लैंड में घुस के मारने वाले थे उधम सिंह। इन पे मूवी भी आया है, विकी कौशल एक्टर है। ठीक है, तो ये भी एक्सट्रीमिस्ट थे, मदन लाल धिंगरा भी एक्सट्रीमिस्ट थे, बाल गंगाधर भी एक्सट्रीमिस्ट थे, बट गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। ये तो मॉडरेट थे ना। गोपाल कृष्ण गोखले की याद किताब है, ग्रुप है, मतलब एक एसोसिएशन है, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। क्या है? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी पूछे ना तो वो है लाला लाजपत राय, तो कंफ्यूज मत होना। उसके अलावा हो गया ये, चलो, तो आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन है, हु एक्यूज्ड इंडियन नेशनल कांग्रेस टू ऑफ प्रैक्टिसिंग पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर, पेटिशन, प्रोटेस्ट, यानी P4 की बात करते हैं। क्या प्रैक्टिस करना? पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर, पेटिशन एंड प्रोटेस्ट, मतलब अंग्रेजों से क्या कर रहे? प्रार्थना कर रहे, याचना कर रहे और विरोध की राजनीति कर रहे हैं। ये काम एक्चुअली करते कौन थे? मॉडरेट्स लोग करते थे, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, और तो ये बात बोली किसने थी? बाल गंगाधर तिलक ने। किसने बोली थी? बाल गंगाधर तिलक। 3 लोग थे ना इसमें थे, लाल, बाल, पाल।
लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर। देखो लाला हरदयाल जो गदर मूवमेंट हुआ था ना उससे रिलेटेड है। सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था। कांग्रेस शुरुआत में कांग्रेस के अंदर ही था फॉरवर्ड ब्लॉक, बाद में इंडियन नेशनल आर्मी बनाई इन्होंने, याद रखिएगा। अंडमान और निकोबार के 2 आइलैंड का नाम चेंज किया था, एक का अंडमान का शहीद और एक का नाम था स्वराज, शहीद और स्वराज, ठीक है ना। सरदार भगत सिंह जी के बारे में तो आप लोग जानते ही है बहुत कुछ। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस का जो पॉलिसी आता है, अब यार प्रेयर कर करके मांग लेते हैं, इसको एंड किया गया किसके गाइडेंस में? उन्हीं के गाइडेंस में, बाल गंगाधर तिलक के गाइडेंस में। और बाल गंगाधर तिलक नहीं, आपसे पूछा जाएगा कि बेगिंग इंस्टीट्यूट यानी भीख मांगने वाली संस्था, इंडियन नेशनल कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था किसने कहा? तिलक नहीं कहा है। किसने कहा? तिलक नहीं कहा है। क्लियर? अब एक चीज याद रखिए, लगभग 1906 के आसपास एक्सट्रीमिस्ट ज़्यादा ताकतवर हो गए। अगला क्वेश्चन ये पूछा कि कब इंडियन नेशनल मूवमेंट केम टू बी डोमिनेटेड बाई, मतलब एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा डोमिनेट किया गया था। मिस्ट के द्वारा डोमिनेट कब किया गया? 1906 के बाद। हमने बताया ना, बंगाल पार्टीशन के बाद तो एक्सट्रीमिस्ट तो मतलब कि मॉडरेट्स को, नरमपंथी को बिल्कुल थू थू करने लगे कि आप लोग से क्या हुआ, आप लोग के प्रेयर से हुआ है क्या बंगाल का पार्टीशन रुका है? अगर आप लोग के प्रेयर से कुछ हो रहा था, बंगाल का पार्टीशन रुक जाता है या होने के बाद भी टल जाता, बहुत दिन बाद टला ना, और फिर भी अंग्रेज ने कुछ ऐसा कर दिया था कि अब बंगाल की वो महत्व, जो इम्पोर्टेंस था वो ना रह गई थी। ठीक है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग लीडर बिलोंग टू एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप? ये मैंने आप लोग को बता दिया था, ये 4 लोग मैंने बताया था, लाल, बाल और पाल, ठीक है ना। और मतलब अरबिंदो घोष, तो ये भी एक्सट्रीमिस्ट ही थे। क्या थे? एक्सट्रीमिस्ट थे। कुछ देख लेते हैं। ही वॉज अरेस्टेड, अरेस्ट किया गया था 1908 में ब्रिटिश पुलिस के द्वारा मनिक ताला गार्डन में, ठीक है ना। 1 साल का इनको जेल हुआ था, उसके बाद कोई एविडेंस नहीं था तो इनको छोड़ दिया गया, याद रखिएगा। फिर ये रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी बिल्कुल छोड़ के संत साधु बन गए थे और पौंडीचेरी चले गए। कहाँ चले गए? पौंडीचेरी चले गए। अगला है शेर ए पंजाब, इनमें से किनको शेर ए पंजाब बोला जाता था? शेर ए पंजाब बोला जाता था लाला लाजपत राय को, ठीक है ना, लाला लाजपत राय। इनको पंजाब केसरी भी बोला जाता है, पंजाब केसरी। क्या? शेर ए पंजाब भी और पंजाब केसरी भी, ठीक है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। अगला क्या है, ये हिंदी वाले में नहीं दिया है, किसने बॉम्बे ट्रायमविरेट बनाया था या बाद में जाके बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बनाया था? बॉम्बे प्रेसिडेंसी, तो आपको पता है ना, ऐसे ग्रुप में ना तिलक थे और ना गोखले थे, तो ये तो ऑप्शन सीधे सीधे हम बाहर कर सकते हैं, गोखले वाला, तिलक वाला ऑप्शन। और दादा भाई नौरोजी भी नहीं थे, तो कौन थे? मेहता थे, तेलंग थे, तैयबजी। क्योंकि इन तीनों का होता तो ये वर्ड हमने कभी न कभी डिस्कस किया होता डिटेल में, अगर ये तीनों होते, क्योंकि बहुत फेमस लीडर थे, तो नहीं थे ये। अगला है हु अमंग द फॉलोइंग वाज कंसीडर्ड बाई लाला लाजपत राय एज हिज पॉलिटिकल गुरु? लाला लाजपत राय किनको अपना पॉलिटिकल, देखो इटली के रेवोल्यूशनरी मैजिनी को अपना पॉलिटिकल गुरु मानते थे। किनमें से एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? ये मैजिनी को। एक और हिंदी में दिया हुआ, इंग्लिश में नहीं दिया हुआ, यहाँ पे समझ जाते हैं। देखो उन्होंने मैजिनी किनके बारे में स्टेटमेंट दिया? उन्होंने मैजिनी, गैरीबाल्डी, शिवाजी, श्री कृष्ण जी की जीवनी लिखी। ओके, मैजिनी की जीवनी लिखी, गैरीबाल्डी की जीवनी लिखी, शिवाजी की और तथा श्री कृष्ण जी की। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य नियुक्त किए गए। तो ये लाला लाजपत राय जी के बारे में, ठीक है, लाला लाजपत राय जी के बारे में ही लिखा हुआ है, ठीक है। एक और स्टेटमेंट यहाँ पे देख लेते हैं। देखो मैजिनी का एक किताब था जिसका नाम है द ड्यूटी ऑफ मैन। आपसे पूछा जाएगा द ड्यूटी ऑफ मैन को उर्दू में किसने ट्रांसलेट किया? लाला लाजपत राय, ठीक है ना। मैजिनी की जो किताब है द ड्यूटी ऑफ मैन को उर्दू में किसने ट्रांसलेट किया? तो ये बात याद रखना, लाला लाजपत राय ने किया। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? देखो एक किताब लिखा गया था इंडियन एंड अनरेस्ट, क्या किसके द्वारा? वैलेंटाइन, ध्यान देना,
वैलेंटाइन चिरोल, इसके द्वारा एक किताब लिखा गया था जिसका नाम था इंडियन अनरेस्ट, कि भारत में अशांति है। लेकिन भारत अशांति का जनक, सबसे ज़्यादा अशांति कौन फैलाता है, ये थे तिलक के बारे में उन्होंने लिखा। तो तिलक जी ने बाद में डिफामेशन यानी मानहानि का केस ठोका, बट वो हार गए, ठीक है ना। इंग्लैंड में ही मानहानि का केस ठोका, बट वो हार गए, याद रखिए, लोकमान्य तिलक, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पे क्वेश्चन में दिखाता हूँ, देखो ये इन्फॉर्मेशन ना थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो। बंगाल विभाजन पे स्वदेशी मूवमेंट चला, ये तो हम लोग को पता ही है। स्वदेशी मूवमेंट में देखो किस एरिया से कौन कौन लोग थे, याद रखिए। बंगाल से 2 लोग थे, बंगाल के विभाजन दौरान स्वदेशी मूवमेंट, एक तो अरविंदो घोष थे और दूसरा बिपिन चंद्र पाल बंगाल से थे। पंजाब से थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक थे महाराष्ट्र से। ये पॉइंट ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, आफ्टर द सेंटेंस ऑफ बाल गंगाधर तिलक, यानी बाल गंगाधर तिलक को जब सजा हुआ ना, हु अमंग द फॉलोइंग हैड प्लीडेड, मतलब किसने मर्सी की मांग की कि यार महात्मा बाल गंगाधर तिलक को ना माफ़ कर दिया जाए, किसने मर्सी की मांग की? रविंद्रनाथ टैगोर, मैक्स मुलर, विलियम जोन्स, बिपिन चंद्र। मैक्स मुलर ने की। आपको लगता है क्यों इनको जेल हो गई रही होगी? देखो इनकी 2 किताबें थी, एक थे केसरी, केसरी मतलब ये न्यूज़पेपर आती थी, केसरी मराठी भाषा में, और दूसरा था महाराठा, ये इंग्लिश भाषा में, एक इंग्लिश भाषा में था, ठीक है ना। तो ये आप बस उसको एक न्यूज़पेपर मत जाना, काफ़ी एक्सट्रीमिस्ट लिखते थे, आज़ादी की बात करते थे, बहुत चीज़ बात करते थे। तो इसके लिए बहुत बार इनको अरेस्ट किया गया, क्योंकि क्रिमिनल लॉ के अंदर आ जाते थे अंग्रेज के। तो इनको जब अरेस्ट किया गया तो मैक्स मुलर ने क्यों मांग की कि मैक्स मुलर बोले कि ये इन्होंने कौन सा क्राइम किया हमको नहीं पता, बट एक संस्कृत के विद्वान होने के नाते, बाल गंगाधर तिलक संस्कृत के भी बहुत बड़े विद्वान थे, विद्वान होने के नाते मैं उनकी माफ़ी की मांग करता हूँ, ठीक है। अगला, which extremist leader of freedom movement was given 6 year जेल पनिशमेंट, मतलब 6 साल का जेल का पनिशमेंट दिया गया किस लीडर को? ये तिलक थे। और उनको कहाँ डिपोर्ट किया गया? बर्मा में डिपोर्ट किया गया। उनको मैंडले जेल में रखा गया, मैंडले जेल में लाला लाजपत राय और उसके साथ, ठीक है, केसरी मराठा के कारण। उनकी एक किताब बहुत फेमस है, जब वो जेल में थे ना, मैंडले, आपसे पूछा जा सकता है, जब मैंडले जेल में थे तो उन्होंने कौन सी किताब लिखी, बहुत फेमस, गीत रहस्य किताब उन्होंने कब लिखी? जब मैंडले जेल में थे, क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी, हम किस आइडियोलॉजी को एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी करते हैं ड्यूरिंग द अर्ली फेज ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, ठीक है, 1905 के आसपास की बात करते हैं। हम क्या चाहते थे कि हम नहीं चाहते थे कि हम सेल्फ गवर्नमेंट हो और खुद का राज खुद करें। देखते हैं ऑप्शन क्या है, स्टिमुलेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ इंडिजिनियस आर्टिकल बाय गिविंग देम प्रेफरेंस ओवर इम्पोर्टेड कम्युनिटी, यानी इम्पोर्टेड कम्युनिटी पे इम्पोर्टेड कमोडिटी जो आती थी उस पर उससे ज़्यादा प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा? जो भाई अपने यहाँ उगाया जाता है। सेकेंड, ऑब्टेनिंग सेल्फ गवर्नमेंट बाय एग्रेसिव मीन्स, ये बहुत है एग्रेसिव, ये वर्ड आपको एक्सट्रीमिस्ट के साथ लिखा होना चाहिए। एग्रेसिव तरीका क्या था? एग्रेसिव, पैसिव रेसिस्टेंस। प्रोवाइडिंग नेशनल एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री, ये बात होता था, बट इसके आइडियोलॉजी से सबसे फिट ये बैठता है, ये मिलिट्री रिवोल्ट नहीं करना चाहते। इंडियन मुस्लिम इन जनरल वेर नॉट अट्रैक्टेड टू द एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट बिकॉज, देखो एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट वाले क्या कर रहे थे? तिलक साहब क्या कर रहे थे? कौन कौन पूजा पे फोकस कर रहे थे? शिव पूजा पे फोकस कर रहे थे, गणेश पूजा पे फोकस कर रहे थे, शिवाजी के जयंती पे फोकस कर रहे। तो आपको नहीं लगता मुस्लिम थोड़ा इससे अच्छा नहीं लगा? तो मुस्लिम को ये प्लान उतना अट्रैक्ट नहीं करता था। तो एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसी जो था ना, वो हिंदू वाली पार्टी को हेल्प करता था, इसीलिए मुस्लिम उसको सपोर्ट नहीं करते थे, ठीक है ना।
मेन मकसद तिलक साहब का ये नहीं रहा होगा कि यार हिंदू हिंदू मुस्लिम करते, नहीं, ठीक है। उनके समझ में वो जिस बैकग्राउंड से थे वो वही सोचेंगे ना। देखो ये क्या बाल गंगाधर तिलक कम्युनलिज्म वाला पाठ अपनाते थे, क्या मतलब एक धर्म को मानना दूसरे धर्म को दुख देना है, नहीं भाई, इनका बस एक ही मकसद था कि भाई हम अपने धर्म का यूज करेंगे पॉलिटिकल वेपन के रूप में, हम मासेस को जमा करने के लिए गणेश पूजा करेंगे, मासेस को जमा करने के लिए शिव जयंती करेंगे, ये सब करेंगे ना, लेकिन हम बस मासेस को अट्रैक्ट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, ऐसा थोड़ी इनका था कि दूसरे धर्म के बिल्कुल खिलाफ है, नहीं, ये बस पॉलिटिकल मतलब ये नेशनल एजेंडा के लिए जो करना पड़े वो करेंगे, ये बात है। तो ये तो सीधा सीधा गलत है और रीजन करेक्ट है, ठीक है। कि क्या धर्म को राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग, हाँ। बाल गंगाधर तिलक केम टू बी नोन एज लोकमान्य तिलक, कब उनको लोकमान्य तिलक बोला जाना है, ही बिकेम अ पॉपुलर टीचर, ही स्टार्टेड ए पॉपुलर न्यूज़पेपर, देखो ये दोनों तो बल ऑप्शन बनाने के लिए किया है। द गवर्नमेंट एक्यूज्ड हिम इन रैंड मर्डर केस में उनको जब अभियुक्त बनाया गया तब उनका नाम लोकमान्य पड़ा, जब उन्होंने शिवाजी और गणपति फेस्टिवल को, लेकिन कई सारे इंसिडेंट इसके लिए जिम्मेदार हैं, तो एक ही या इसको बोल दे तो सही नहीं होगा, इसलिए आंसर क्या होगा, मोर देन वन ऑफ द एबव। ये बीपीएससी ने भी ई माना है क्वेश्चन आंसर, इसको यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो 18 मंथ का इनको रिगरस इम्प्रिजनमेंट हुआ था, किस लिए, देखो रैंड मर्डर केस में, रैंड को मारा किसने था आपको पता है, ये चापेकर ब्रदर्स ने मारे हैं, किसने, चापेकर ब्रदर्स ने, चापेकर ब्रदर्स ने, इनके लिखावट, इनके लेखने, इनका, क्योंकि मैंने बोला ना इतना भयानक लिखते थे कि इनकी बात सुन के अंग्रेज के खिलाफ लोग चले जाते थे। महात्मा गांधी जी के साथ हु अमंग द फॉलोइंग मुस्लिम डिड लिफ्ट द बेयर ऑफ, मतलब कि अर्थी किन्होंने उठाई थी, कौन से मुस्लिम ने, शौकत अली ने। एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट से रिलेटेड इसके अलावा क्वेश्चन नहीं आना है, ठीक है, जो भी आएगा इसी में से आएगा। ये 20 मिनट यानी 18-20 मिनट का वीडियो आप अगर जल्दी से देखोगे तो 15 मिनट में देख लोगे, ठीक है, लेकिन मैं बोलूँगा कि आप पूरा देखो, आराम से देखो, थोड़ा सा इसके नोट्स बनाए, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने बताया उसके नोट्स बना। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ठीक है, थैंक यू।